सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटीज कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वक्फ प्रॉपर्टी की परमानेंट ओनरशिप अल्लाह की है, इसमें इंसानों की बात करना साफ मना कर दिया गया है। ईयर 1995 में बीजेपी कांग्रेस के साथ मिलकर वक्फ बिल पार्लियामेंट में लेकर आ गई थी। मुस्लिम कम्युनिटी के पास जमीनें कम हैं, लेकिन वक्फ के पास जमीनें बहुत अधिक हैं। सिंगापुर के 200 वक्फ प्रॉपर्टी का रेवेन्यू 42.7 करोड़ है और इंडिया के 5 लाख प्रॉपर्टी का रेवेन्यू सिर्फ 163 करोड़ कैसे हो सकती है? विजय माल्या के शराब के बिजनेस के लिए वक्फ की प्रॉपर्टी को लीज पर दे दिया गया, जो कि इस्लाम में गुनाह है। वक्फ संशोधन बिल 2024, इसका नाम यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट बिल, इसे संक्षेप में उम्मीद कहा जा रहा है। अब इस विधेयक के लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाने के बाद कानून से किसकी उम्मीदें पूरी होंगी और किसके उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा, आप आने वाले समय में देख लेंगे। अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिजिजू तर्क दे रहे थे कि आने वाले दिनों में सरकार क्या करने जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। क्या यही बात किरण रिजिजू हिंदू मंदिरों और मठों को लेकर कह सकते हैं? उनके पास लाखों एकड़ जमीन है, उससे तमाम हिंदू गरीबों की तकदीर बदली जा सकती है। क्या जो हिंदू मठों एवं मंदिरों के पास लाखों करोड़ों की संपत्ति जमा है, उसे लेकर किरण रिजिजू इस तरह के बयान दे सकते हैं? सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपलसरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेट अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में
4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो के पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। मठों एवं मंदिरों को लेकर आए दिन कब्जा और कब्जे को लेकर मर्डर होते रहते हैं, गोली बम तक चल जाती है। उनके प्रबंधन को लेकर कोई बेचैनी नहीं है। साफ पता चलता है कि वक्फ के पास लाखों करोड़ों की जमीन पर किस तरह से नजर गड़ाई जा चुकी है और अब गरीबी दूर करने के नाम पर इन संपत्तियों का क्या होने जा रहा है, ये बताने की जरूरत नहीं है। क्या किसी मंदिर के ट्रस्ट, किसी मंदिर के श्राइन बोर्ड में मुसलमान ये मांग करते हैं कि उसमें मुसलमानों को रखा जाए? नहीं करते हैं। तमाम सरकारी संपत्तियां बेचने के बाद अब बीजेपी की लार वक्फ की संपत्तियों पर टपकने लगी है। वक्फ बिल लाकर मुसलमानों द्वारा मुसलमानों के उत्थान के लिए दान की गई संपत्ति से सरकार नोट छापने जा रही है। वक्फ बिल लाकर सरकार मुसलमानों का भला करने नहीं निकली है, बल्कि वक्फ के संपत्तियों से कैसे माल बनाया जाए उसका रास्ता बनाने निकली है। दोस्तों, अगर वक्फ बिल लाकर के सरकार मुसलमानों का उत्थान करना चाहती है तो फिर हिंदुओं का भी उत्थान करना चाहिए। तमाम मंदिर और मठ सरकारी जमीन पर हैं, वहां सरकार कोई कमेटी क्यों नहीं बनाती? आपने कहा कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं हम उसको बहुत ही सेकुलर, इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सरकार को केवल मुस्लिम के उत्थान की चिंता है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू हृदय सम्राट प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के मुसलमानों के उत्थान के लिए बने हैं। मुस्लिम कहते हैं हम बहुत उत्थानिक हो लिए, अब जिन्होंने आपको वोट देकर प्रधानमंत्री बनाया है अब उनका भी आप उत्थान कर दीजिए। किरण रिजिजू बार बार कहते हैं कि वक्फ एक प्रॉपर्टी है, इसका धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है, मगर वक्फ एक इस्लामिक प्रथा है। इसके तहत दी जाने वाली जमीन को, संपत्ति को आप कैसे कह सकते हैं कि धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं? ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है, उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवालिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं। जिस संपत्ति का निर्माण धार्मिक व्यवस्था से है उसका संबंध धार्मिक व्यवस्था से नहीं है, तब फिर मंदिरों मठों के पास जो जमीन है उसके बारे में भी कह दीजिए कि इसका भी धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। कहीं तो इंसाफ का पैमाना बराबर होना चाहिए।
जब आप हिंदू धार्मिक स्थलों में गैर हिंदू को सदस्य नहीं बना रहे हैं तो मुसलमानों के वक्फ के संपत्ति के प्रबंधन में गैर मुसलमान को क्यों ला रहे हैं? जो हिंदू टेम्पल्स हैं उनमें खास तौर से ये शर्त लिखी हुई है कि केवल हिंदू ही उन टेम्पल बोर्ड्स का मेंबर बनेगा, और हिंदू की परिभाषा आर्टिकल 25 की संविधान की नहीं होगी जिसमें सिख, जैन और बुद्धिस्ट शामिल हैं, बल्कि वो सिर्फ हिंदू होगा। उसकी परिभाषा जो है वो संविधान वाली नहीं होगी। एक सिख और एक बौद्ध और एक जैन हिंदू टेम्पल के बोर्ड में मेंबर नहीं बन सकता। वक्फ के प्रबंधन में गैर मुसलमान को रख रहे हैं, लेकिन कानून बना रहे हैं कि गैर मुसलमान वक्फ नहीं कर सकता है। जब वह वक्फ नहीं कर सकता है, वक्फ एक पूरी तरह से इस्लामिक प्रथा है, उससे वह अनजान है, तो उसे इसी बोर्ड में सदस्य क्यों बनना है? आइए समझते हैं कि इंडिया में वक्फ को लेकर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। वक्फ की रियलिटी क्या है? हजरत अबू हुरैरा के हदीस नंबर 631 में सदकाए जरिया के बारे में बताया गया है। अल्लाह के रास्ते में की गई एक ऐसी चैरिटी, और उस चैरिटी का फायदा आदमी के मरने के बाद भी लोग हमेशा के लिए उसका फायदा उठाते रहे। वह कभी रुके नहीं, ताकि जिस आदमी ने चैरिटी की है उसका फल उसके मरने के बाद भी उसको मिलता रहे और रुके नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है सदकाए जरिया। 1192 एडी में जब मोहम्मद गोरी भारत पर हमला करता है और तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हार का सामना करना पड़ता है, उसके बाद इस पूरे एरिया पर मोहम्मद गोरी का राज हो जाता है, और इसी के बाद इंडिया में भी वक्फ को इस्टेब्लिश करने की बात स्टार्ट हुई। मोहम्मद गोरी ने इंडिया के अंदर वक्फ का एक मॉडल बनाया, जिसमें उसने इंडिया के अलग अलग रीजन में जो मस्जिदें थी उसके आसपास के गांव या फिर जमीन उस मस्जिदों के साथ अटैच करके वक्फ कर दिया गया। अब जो भी रेवेन्यू इस वक्फ की गई प्रॉपर्टी से आता था, चाहे रेंट के द्वारा चाहे एग्रीकल्चर के थ्रू, उससे ये जो मस्जिदें थी उनका ऑपरेशन चलता था। इमाम और अन्य लोगों की सैलरी दी जाती थी। तो इंडिया के अंदर जो वक्फ स्टार्ट हुआ था वह कुछ इस तरीके के मॉडल से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। मुल्तान में एक जामा मस्जिद पहले से थी, उसके साथ 2 गांव थे, उसको अटैच कर दिया गया था, और शेख अल इस्लाम नाम के एक आदमी को वहां का मुतबल्ली बनाया गया था। तो इंडिया के अंदर उसको सबसे पहले वक्फ की गई प्रॉपर्टी माना जाता था। उसके बाद इंडिया के अंदर एक ट्रेडिशन स्टार्ट हो गया वक्फ करने के लिए। जो भी प्रॉपर्टी वक्फ की जाती थी उसका सारा रिकॉर्ड, किसने वक्फ किया, किस शासक के टाइम पर वक्फ की, मुतबल्ली कौन था, सबका एक ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था, जिसे फरमान कहते थे। और बहुत सारी प्रॉपर्टी वक्फ की गई थी। साउथ के बहमनी सल्तनत के शासक महमूद गवान ने दरगाह के लिए मल्हार गांव की 5250 बीघे जमीन वक्फ की थी, और जहांगीर के टाइम पर 20 बीघा जमीन हाजीपुर बिहार में वक्फ हुई। औरंगजेब के टाइम पर इलाहाबाद की 200 बीघा जमीन वक्फ हुई। 30 बीघा जमीन अजमेर में वक्फ हुई। केवल मुस्लिम ही नहीं, सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए हिंदू भी वक्फ करते थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के ग्रैंड फादर ने अपनी मन्नत पूरे होने पर पीर शाह शरीफ के पास एक वाटर रिजर्व था, वो डोनेट किए थे। शिवाजी महाराज ने भी याकूब बाबर पीर सौराफ वर्दी की दरगाह के लिए 653 एकड़ जमीन और साथ में एक मस्जिद के लिए जमीन दिए थे। टोटल उस टाइम पर लगभग 13,406 बीघे जमीन वक्फ की गई थी। ईयर 1628 में शाहजहां ने दिल्ली के एरिया में शाहजहानाबाद नाम से एक पूरा शहर बसा दिया था। ये जो चांदनी चौक, रेड फोर्ट, ओल्ड दिल्ली वाला एरिया है, सब इसी में आता था। इसके करीब 28 साल बाद ईयर 1656 में दिल्ली के एरिया में जामा मस्जिद भी बनाई गई, और जामा मस्जिद के जो आसपास की जमीनें थी उसको वक्फ कर दिया गया था। इसीलिए सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड का विवाद दिल्ली के अंदर देखने को मिलता है। ईयर 1757 आते आते अंग्रेज आकर इंडिया के अंदर रूल करना स्टार्ट कर दिए, और मुगल इस टाइम तक बहुत वीक हो गए थे। जब अंग्रेज रूल करना स्टार्ट किए
तो ये हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक मुद्दों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा करने से उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। अंग्रेजों ने एक रॉयल फरमान निकाला था जिसको द रेगुलेशन ऑफ 1772 भी कहते हैं, जिसमें इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम की जो रिलीजियस चीजें हैं उसमें ये बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो मुगलों का बनाया हुआ जो वक्फ सिस्टम था उसमें भी इन्होंने कोई छेड़छाड़ नहीं की। ईयर 1810 आते आते वक्फ के अंदर दीवान, मुतबल्ली और खादिम के करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आने लगे थे, जिसको लेकर अंग्रेजों के पास लोग आते थे। और इसी चीज को लेकर पहली बार ऐसा होता है कि वक्फ के मैटर में मुस्लिम के अलावा कोई थर्ड पर्सन इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है। अब ये इंडिया के अंदर जो रिलीजियस लैंड थे उसके ऊपर अंग्रेजों की पहले से नजर थी, क्योंकि इन्होंने लड़ाई और दंगों के डर से तो बोल दिया था कि धार्मिक मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन इस रिलीजियस प्रॉपर्टी से काफी रेवेन्यू जनरेट हो रहा था जिसके ऊपर अंग्रेजों की नजर थी और वो अंग्रेजों को मिल नहीं पा रहा था। फिर ईयर 1820 में अंग्रेज एक एक्ट लेकर आते हैं, द लैंड रिजम्पशन एक्ट 1828-29। इसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस एक्ट में यह था कि उस टाइम इंडिया के अंदर काफी जमीन ऐसा था जिसमें अंग्रेज को टैक्स नहीं मिल रहा था। इस एक्ट में यह था कि अब उनसे भी टैक्स लिया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टी जो थी वो भी टैक्स नहीं दे रही थी, उस पर भी लागू हो गया। ईयर 1864 के स्टार्टिंग में ये एक्ट लेकर आए, काजी एक्ट 1864। इसके पहले यह होता था कि अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी पर विवाद होता था तो उसको काजी निपटाते थे, लेकिन अंग्रेजों ने काजी एक्ट में कह दिया कि वक्फ प्रॉपर्टी पर कोई विवाद होगा तो उसको काजी नहीं निपटाएंगे, बल्कि उसको इंग्लिश जज सिविल कोर्ट में निपटाएंगे। कुल मिलाकर के अंग्रेजों ने कह दिया था कि अब काजी की नहीं चलेगी वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर। 1894 में अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसमें ये लेकर आए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर चाहे इंडिया के अंदर, अगर वो चाहे पब्लिक के लिए कुछ बनाना है, चाहे रोड हो, चाहे ट्रेन, डैम, रिवर, हॉस्पिटल बनाना हो, तो वो किसी भी लैंड को अपने अंडर ले सकते हैं और उसके बदले में जो उसका कंपनसेशन होगा वो दे देगा। इस एक्ट में वक्फ के प्रॉपर्टी को भी इंक्लूड कर दिया गया। वक्फ बोर्ड चाहे किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के 20 साल के लिए लीज पर दे सकता है। कुछ स्टेट में 3 साल की भी लिमिट रखी गई है। इसके बाद वक्फ प्रॉपर्टी का वक्फ बोर्ड पूरा का पूरा कर्ता धर्ता बन जाता है और पूरा कंट्रोल वक्फ बोर्ड के हाथों में हो जाता है। और इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमिश्नर बनाया जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को हैंडल किया जा सके, रजिस्ट्रेशन और सारी चीजें देखना। इसके बाद वक्फ फंड भी बनाए गए, जिससे ये सारा ऑपरेशन इंडिया के अंदर चलाने के लिए फंड की भी जरूरत थी। वक्फ में पैसा इकट्ठा करने के लिए 3 तरह के रूल बनाए गए। एक तो कुछ पैसा टाइम टू टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट देगी, दूसरा अगर कोई वक्फ के फंड के अंदर प्राइवेट डोनेशन करना चाहे तो वो दे सकता है, तीसरा जो वक्फ की प्रॉपर्टी होगी उसमें जो रेवेन्यू आएगा उसमें से कुछ पैसा वक्फ फंड के अंदर डाला जाएगा, ताकि ये जो पूरा वक्फ बोर्ड का जो ऑपरेशन है उसको चलाया जा सके। इसके कुछ सालों बाद अंग्रेज इंडिया छोड़कर चले जाते हैं और हमें आजादी मिल जाती है। इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग देश बन चुके थे, तो कुछ मुस्लिम और मुतबल्ली को अपना घर और जमीन जायदाद छोड़कर पाकिस्तान माइग्रेट होना पड़ा। उसमें उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी और वक्फ प्रॉपर्टी भी थी। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से हिंदू और सिख जो अपनी जमीन जायदाद छोड़कर इंडिया आ गए थे, अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिंदू और सिख की जो प्रॉपर्टी थी वो अपने अंडर में ले लिया था। लेकिन इंडिया में जो लोग अपनी जमीन छोड़कर पाकिस्तान गए थे, उस जमीन पर जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए इंडिया में, उनके लिए कैंप बनाए गए। इन जमीनों को इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला जाता था, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ओनर 1 मार्च 1947 के बाद इंडिया छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, उनकी प्रॉपर्टी को इवैक्यूई प्रॉपर्टी बोला गया। सबसे ज्यादा इवैक्यूई प्रॉपर्टी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में पाई गई थी, लेकिन इसमें से जो प्रॉपर्टी वक्फ की थी उसको वक्फ बोर्ड को वापस कर दी गई थी। इसके बाद मुस्लिम कम्युनिटी चाहती थी कि आजाद भारत में भी वक्फ को लीगली एक्सेप्ट कर लिया जाए।
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके रूल सेट कर दिए जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी गवर्नमेंट आए इसके ऊपर अपनी मनमानी न कर सके। 21 मई 1954 को इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ एक्ट 1954 लेकर आती है। जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र के कुछ एरिया को छोड़कर पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाता है। अब जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो कॉन्सेप्ट है, वक्फ के हिसाब से परमानेंट ओनरशिप अल्लाह की है, तो मुसलमान वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते। अगर कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वक्फ की प्रॉपर्टी पर आ जाए तो वो उनसे पैसा भी नहीं ले सकते थे। अंग्रेज इस एक्ट को जबरदस्ती लागू कर देते हैं। 1911 में अंग्रेज अपनी राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट कर देते हैं। उस टाइम दिल्ली में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। अंग्रेजों ने जब अपनी राजधानी दिल्ली बनाया तो लैंड एक्विजिशन एक्ट का जो इस्तेमाल करके दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा गांव को एक्वायर कर लिए, जिसमें वक्फ की भी प्रॉपर्टी थी, जिसके कंपनसेशन में इन्होंने 40,000 रुपए ऑफर किए। अब दिल्ली की प्रॉपर्टी मुस्लिम के हाथों से चली गई, लेकिन इनके बदले में वो पैसा भी नहीं ले सकते थे। उसके लिए इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि नियम के हिसाब से ऐसा वो नहीं कर सकते थे। ईयर 1923 आते आते अंग्रेज ने इंडिया के अंदर वक्फ को लीगली एक्सेप्ट कर लिए और 5 अगस्त 1923 को द मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 लेकर आए। इसमें इन्होंने वक्फ की डिफिनेशन लीगली डिफाइन कर दी थी। फिर इसमें कहा गया कि जो मुस्लिम रिलीजियन को फॉलो करता है वो किसी भी प्रॉपर्टी को मुस्लिम लॉ में रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पज के लिए परमानेंट डेडिकेट कर सकता है। इससे पहले चैरिटी का ये कॉन्सेप्ट पूरे ह्यूमैनिटी के लिए लाया गया था, लेकिन इसके बाद अंग्रेजों ने इसे इनडायरेक्टली सिर्फ मुस्लिम के लिए कर दिया। फिर इसमें कहा गया कि वक्फ की सारी प्रॉपर्टी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होगा। वक्फ का जो इनकम होगा, खर्चा होगा, सबका ऑफिशियल रिकॉर्ड मेंटेन होगा। इसके बाद इसमें यह कहा गया कि इंडिया के सभी स्टेट में वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे और ये जो वक्फ बोर्ड थे इनको लीगली पावर दिए गए थे। इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के व्यक्ति को वक्फ बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया। इसमें इन्होंने कहा कि वक्फ अल औलाद वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो रेवेन्यू आएगा उससे 2.5% वक्फ बोर्ड को भी दिया जाएगा, जिससे वो अपना ऑपरेशन चला सके। अगर कोई वक्फ प्रॉपर्टी है उसे कोई ट्रांसफर करना चाहता है तो पहले वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वाकिफ या फिर मुतबल्ली अपने हिसाब से वो ट्रांसफर कर दें। तो ये जो वक्फ एक्ट 1954 गवर्नमेंट लेकर आई थी, ये जिस मॉडल पर अंग्रेजों ने वक्फ के लिए लीगल सिस्टम बनाई थी, ये भी उसी मॉडल पर बेस्ड था। इस एक्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किए थे, इस एक्ट में बोला गया कि जितने भी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, हर स्टेट का अपना एक अलग वक्फ बोर्ड होगा। जैसे गुजरात के अंदर गुजरात वक्फ बोर्ड, यूपी के अंदर यूपी वक्फ बोर्ड, ऐसे करके सभी राज्यों के वक्फ बोर्ड होंगे जो उस स्टेट के वक्फ प्रॉपर्टी को मैनेज करेंगी। अगर कोई स्टेट ऐसी है जहां सिया की संख्या ज्यादा है, उनकी पॉपुलेशन ने डोनेशन ज्यादा की है, ज्यादा करने से मतलब है कि जो सिया मुस्लिम की वक्फ की गई प्रॉपर्टी है 15% से ज्यादा है, तो उस केस में उस स्टेट के 2 वक्फ बोर्ड बनाए जाएंगे, एक सिया वक्फ बोर्ड, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड। इसीलिए आप देखोगे कि यूपी, बिहार, राजस्थान में सिया और सुन्नी 2 वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड के जो मेंबर होते थे वो सिर्फ मुस्लिम होते थे। मान लिया कि वक्फ प्रॉपर्टी को सेल, ट्रांसफर, मॉर्गेज करने का फैसला लेना है, तो वक्फ बोर्ड के अंदर जितने भी मेंबर हैं उसमें 2/3 मेंबर जब तक अप्रूवल नहीं देंगे तो वो चीज अप्रूव नहीं होगी। ये जो वक्फ एक्ट 1954 इंडियन गवर्नमेंट लेकर आई थी, इसमें कुछ सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो ऐड किए गए थे। जैसे कि इसके सेक्शन 66C में ऐड किया गया कि नॉन मुस्लिम चाहे तो वक्फ प्रॉपर्टी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक रूल के हिसाब से डोनेट कर सकते हैं। मतलब कि उस डोनेशन के पैसे से चर्च और मंदिर नहीं बन सकता है। इस सेक्शन का जो 3L1 पार्ट है, इसको लेकर सबसे ज्यादा बहस होती है, सबसे ज्यादा विवाद इसी सेक्शन को लेकर होता है। अभी जो 2024 में करंट गवर्नमेंट अमेंडमेंट लेकर आई है, इसमें इस सेक्शन को हटाया गया है। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी काफी टाइम से इस्लामिक काम के लिए यूज हो रही है और अगर प्रॉपर्टी ओनर को कोई दिक्कत नहीं है तो उस वक्फ प्रॉपर्टी मान लिया जाता है। इसको वक्फ बाय यूजर कहा जाता है। आजकल ये वर्ड डेली पेपर, टीवी, न्यूज में सुनने को मिलता है,
जैसे मान लो कोई मस्जिद है, इस मस्जिद के पास कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ पर सब लोग इकट्ठे होकर काफी टाइम से नमाज अदा कर रहे हैं और इस प्रॉपर्टी के मालिक को इस चीज से कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको भी वक्फ बाय यूजर माना जा सकता है। वक्फ बाय यूजर का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसका यूज वक्फ के पर्पज के लिए यूज हो रहा हो, लेकिन उसका कोई रिटर्न डीडी ना हो, उसको वक्फ बाय यूजर बोला जाता है। कोई प्रॉपर्टी अगर एक बार वक्फ हो गई तो उसकी ओनरशिप चेंज नहीं हो सकती, उसकी ओनरशिप हमेशा के लिए अल्लाह की हो जाती है। चाहे भले ही 100 साल हो गए हों, 200 साल हो गए हों, किसी ने उसके ऊपर कोई कॉमर्शियल काम शुरू कर दिया हो, चाहे गवर्नमेंट ने ही उस पर कोई बिल्डिंग क्यों ना ही बना लिया हो, एक बार वक्फ करने के बाद वह प्रॉपर्टी हमेशा के लिए वक्फ की हो जाती है। जब वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे स्टार्ट हुआ तो पहले से वक्फ प्रॉपर्टी काफी बढ़ गई। राजस्थान में पहले 73 वक्फ प्रॉपर्टी थी, वहां सर्वे के बाद 1965 प्रॉपर्टी हो गई थी। आंध्र प्रदेश में पहले 15,300 प्रॉपर्टी थी, वहां सर्वे के बाद 35,706 प्रॉपर्टी हो गई थी। अब अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड बना दिए गए, लेकिन सेंटर लेवल पर कोई चीज नहीं थी जो इन सारे स्टेट को कंट्रोल कर सके। तो अब वक्त आ गया था कि सारे वक्फ बोर्ड को सेंट्रलाइज करने का, ताकि जो वक्फ बोर्ड का ऑपरेशन है वो सही तरीके से चल सके और करप्शन कम हो। क्योंकि जो स्टेट के अंदर वक्फ बोर्ड थे उसमें मुतबल्ली के करप्शन के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे और जो पॉलिटिशियन थे वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वक्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे थे। वक्फ प्रॉपर्टी की लीज से, रेंट से जो पैसे आ रहे थे उसमें बहुत ज्यादा घपला हो रहे थे। 26 मार्च 1976 में इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी। इन्होंने सारे स्टेट को वक्फ प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन और मैनेजमेंट के लिए लेटर भेजे। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें इन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर काफी सारी वक्फ प्रॉपर्टी स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इन्होंने इस लेटर में कहा कि या तो उस प्रॉपर्टी को खाली करके वक्फ को वापस कर दो, अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पैसा लगाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है तो वक्फ को रेंट देना स्टार्ट कर दो। डेवलपमेंट ऑफ अर्बन वक्फ प्रॉपर्टी स्कीम बनाकर 2016 तक कांग्रेस और बीजेपी ने 47 करोड़ 65 लाख 96 हजार रुपए दिए अलग अलग वक्फ बोर्ड की, और 2014 से अभी तक 21 करोड़ के करीब बीजेपी ने दिए हैं वक्फ बोर्ड को। ईयर 1989 में यूपी के सीएम नारायण दत्त तिवारी जी ने ऑर्डर दे दिया कि यूपी में जो जमीन बंजर है उसको वक्फ के काम के लिए, जैसे ग्रेवयार्ड, मस्जिद, ईदगाह, इसके लिए दे देना चाहिए और बंजर जमीन को वक्फ के नाम पर कर दिया गया। इसी वजह से यूपी में लाखों बंजर प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। देश का तीसरा सबसे बड़ा जमीन का मालिक एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे ना तो गवर्नमेंट हाथ लगा सकता है और ना तो कोर्ट रोक सकता है। ये वक्फ बोर्ड अगर आपकी जमीन पर नजर गड़ा करके कह देती थी कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है तो आम नागरिक कुछ नहीं कर सकता था और उसकी जमीन छीन ली जाती। ताजमहल को भी वक्फ प्रॉपर्टी बोल दिया गया था, लेकिन कोर्ट में ताजमहल को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना गया। अयोध्या, मथुरा, काशी को भी वक्फ क्लेम कर दिया गया था। जिस प्रॉपर्टी पर वक्फ का क्लेम हो जाता था उसको लोग खरीदना बंद कर देते थे, क्योंकि आगे चलकर पता नहीं क्या हो, कौन सी गवर्नमेंट आए। अगर कोई प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड क्लेम कर देता था तो उसके रेट बहुत ज्यादा गिर जाते थे, जिससे लोगों का बहुत नुकसान होता था, जिससे लोग डरते थे कि कोई वक्फ के लिए क्लेम ना कर दे। तो जितने भी लैंड माफिया या बाहुबली नेता होते थे उनका बहुत ज्यादा कब्जा हो गया था। ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी पर मुतबल्ली जो थे वो घूस लेकर के जमीन लीज पर दे रहे थे। वक्फ एक्ट 1954 को हटाकर पीवी नरसिम्हा राव जी ने वक्फ एक्ट 1995 लेकर आए। इसमें वक्फ बोर्ड को और स्ट्रांग किया गया। बीजेपी ने खुलकर सपोर्ट किया पार्लियामेंट में। इस नए एक्ट में सबसे पहले वक्फ ट्रिब्यूनल बनाए गए। ये एक तरह से फास्ट ट्रैक कोर्ट के तरह होता है, जैसे रेलवे ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्री ट्रिब्यूनल, उसी तरह से वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बर्डन कम आ सके और केस जल्दी निपटाए जा सके। वक्फ ट्रिब्यूनल में 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर स्टेट सिविल सर्विस से होता है, एक जुडिशियल सर्विस से और तीसरा मेंबर मुस्लिम लॉ स्पेशलिस्ट होता है। ऐसा नहीं था कि सभी मेंबर मुस्लिम ही होते थे, और जैसे कोर्ट के पास पावर होती है वैसे वक्फ ट्रिब्यूनल को भी दी गई थी
एक्ट के अंतर्गत वक्फ ट्रिब्यूनल का जो भी फैसला होगा वो कोर्ट की तरह फाइनल जजमेंट की तरह होगा। इसके अगेंस्ट आप अपील नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई लीगल एरर निकलता है तो उसको रिव्यू कराया जा सकता है। अगर किसी प्रॉपर्टी को वक्फ ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुना दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वह चेंज नहीं किया जा सकता है। और इसमें से जो कंट्रोवर्शियल चीज ऐड की गई थी सेक्शन 40 में वर्डन ऑफ प्रूफ, इसमें कहा गया है कि अगर वक्फ किसी प्रॉपर्टी पर क्लेम करेगा तो जो प्रॉपर्टी का मालिक होगा उसको प्रूफ करना होगा कि वो प्रॉपर्टी उसकी है, और जब तक प्रूफ नहीं होता तब तक वह प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाएगी। ये 1995 वक्फ एक्ट बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर पास कराया था। इसलिए मैं वक्फ अमेंडमेंट को सपोर्ट करते हुए इस बिल को पूरी पुरजोर साथ देते हुए इस चीज को लेकर वक्फ के अगेंस्ट बातें शुरू हो गई इंडिया के अंदर, क्योंकि लोग कहते थे कि मंदिर को गवर्नमेंट के अंदर में रखा गया है, मंदिरों का जो पैसा है वो भी गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन वक्फ को इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह पावर दी जा रही थी, तो लोग इससे नाराज हो रहे थे। इसको काउंटर करने के लिए जो इंडिया के बाहर की कंट्री थी उसके भी उदाहरण देते थे, क्योंकि सेम टाइम पर इंडिया के बाहर कंट्री में वक्फ को लेकर एक अलग डेवलप हो रहा था। जैसे टर्की, वहां पर मुस्तफा कमाल ने वक्फ मिनिस्ट्री को बंद कर दिया और सारी वक्फ प्रॉपर्टी को टर्की गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ऐसे ही इजिप्ट के अंदर भी वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। अल्जीरिया और मोरक्को में भी वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया था। रसिया ने भी सेम चीज किया था। ये आप नोटिस में देख सकते हो कि क्यों और किस वजह से लिया। तो इस सारी वजह से वक्फ प्रॉपर्टी का जो मॉडल था, इसको लेकर आने वाले 10 साल तक उसको लेकर एक बहस स्टार्ट हो गई थी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है और जो जमीनें हैं वो भी मुस्लिम के पास बहुत कम हैं, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी की जमीनें बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। तो जब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो 2005 में गवर्नमेंट राजेंद्र सच्चर को टास्क देती है कि आप एक रिपोर्ट तैयार करो कि वक्फ और मुस्लिम की वास्तविक कंडीशन क्या है इंडिया में, ताकि डेटा के बेस पर पता चल सके कि दिक्कत कहां पर है। 17 नवंबर 2006 को सच्चर कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसमें काफी शॉकिंग फैक्ट सामने आता है, जिससे गेस किया जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी चल रही है। रिपोर्ट में आया कि उस टाइम वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, जिसको वक्फ ने रजिस्टर्ड करवा रखा है, बाकी जो क्लेम कर रखी है रजिस्टर्ड नहीं है वो इससे बाहर है। टोटल वक्फ के पास जमीन निकाला गया तो 6 लाख एकड़ निकला। इसकी मार्केट वैल्यू निकाली गई तो 1.2 लाख करोड़ आई। अब ये सब करने के बाद सच्चर कमेटी ने कहा कि जितनी भी वक्फ की प्रॉपर्टी है, अगर 10% रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 12,000 करोड़ रुपए की प्रॉफिट तो इससे आनी ही चाहिए। लेकिन वक्फ बोर्ड अपनी प्रॉपर्टी का वार्षिक प्रॉफिट 163 करोड़ सिर्फ दिखा रहा है। ये 12,000 करोड़ बहुत होता है, इतना तो सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड का बजट होता है। कहने का मतलब है कि जो वक्फ अपनी प्रॉपर्टी से बना रहा है उसका 4 गुना ज्यादा रेवेन्यू आना चाहिए। वक्फ से रेवेन्यू तो जनरेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अर्बन एरिया प्रॉपर्टी रिपोर्ट 2004-05 के हिसाब से 38.4% मुस्लिम तो गरीबी रेखा के नीचे है। उस टाइम वेस्ट बंगाल के पास सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी थी, उसके बाद भी सबसे ज्यादा गरीब मुस्लिम वेस्ट बंगाल में ही पाए गए। मुस्लिम की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफी वीक है और लैंड भी उनके पास कम है, और वक्फ के पास इतना लैंड होने के बाद इंडिया के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके पास उनका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। सिंगापुर के 200 वक्फ प्रॉपर्टी का रेवेन्यू 42.7 करोड़ है। इंडिया की 4.9 लाख प्रॉपर्टी का रेवेन्यू 163 करोड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट है। इंडिया के अंदर वक्फ बोर्ड के अंदर करप्शन, नेताओं की मनमानी और आउटडेटेड सिस्टम की वजह से रेवेन्यू में बहुत ज्यादा अंतर है। अब इस चीज के ऊपर वक्फ बोर्ड का कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है, लेकिन वास्तव में वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर इलीगल कब्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भू माफिया पॉलिटिशियन अपने हिसाब से इस प्रॉपर्टी को ऐसा किया है कि जिससे वक्फ प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। वक्फ ने कहा कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपने लोगों को घुसा देती है और लैंड से काफी ज्यादा फायदा बनाती है, हमारी इसमें चलती ही नहीं है। इसमें कहा इन्होंने गवर्नमेंट अपने फायदे के चक्कर में शिलोंग का जो वक्फ बोर्ड था, वहां का जो सीईओ था, हाई स्कूल फेल को जबरदस्ती बिना मर्जी के वक्फ बोर्ड का सीईओ बना दिया गया।
इंडिया टुडे ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। ये मेरठ की वक्फ प्रॉपर्टी 3068 के मुतबल्ली कमर अहमद के पास गए। इसने इनको फेक लेटर दिया और 1.35 करोड़ में 680 स्क्वायर यार्ड देने को ये रेडी हो गई, जिसमें इसने बोला कि 25% हमें ऊपर के वक्फ बोर्ड के मेंबर को देना पड़ेगा। तमिलनाडु के थिरुचिंतुराई गांव में एक 1500 साल पुरानी मंदिर है और इस गांव में रहते हैं राजा गोपाल जी। साल 2022 में राजा गोपाल जी ने अपने 2 एकड़ जमीन बेचने का फैसला लिया, लेकिन जिसको राजा जी जमीन बेचने वाले थे उसने तमिलनाडु वक्फ बोर्ड से एनओसी लाने को कहा। तो राजा गोपाल जी हैरान हो गए कि जमीन मेरी और एनओसी वक्फ बोर्ड से। जब वो सब रजिस्ट्रार ऑफिस गए तो पता चला कि राजा गोपाल जी और पूरे गांव वालों की जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है। ये जब राजा गोपाल और गांव वालों को जब पता चली तो पूरे गांव वाले और राजा ये सुनकर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। सीतापुर के मुतवल्ली चौधरी अब्दुल हामिद वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 4181 को जुगाड़ लगाकर पैसे लेकर 90 साल के लिए लीज पर देने के लिए तैयार हो गए। मेरठ की एक और वक्फ प्रॉपर्टी जिसका नंबर 3493, उसको मुतवल्ली हाजी अब्दुल समद ने ये पैसे लेकर वक्फ प्रॉपर्टी बेचने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पॉलिटिशियन, लैंड माफिया, मुतवल्ली ये सब मिल करके ये लोग प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। जो पैसा गरीब मुस्लिम के यहाँ जाना चाहिए था ये लोग अपने पास रख रहे हैं। वेस्ट बंगाल में 126 प्रॉपर्टी जो थी उसको बहुत ही कम रेट पर रेंट पर दे दी गई। एक वक्फ प्रॉपर्टी को 99 साल के लिए विजय माल्या की अल्कोहल कंपनी को दे दिया गया, जबकि शराब के लिए तो वक्फ प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन अनवर मैनोपैडी ने रिपोर्ट सबमिट किया कि जिसमें इन्होंने एलिगेशन लगाया कि ईयर 2001 से लेकर 2012 के बीच में पॉलिटिशियन और लैंड माफिया ने 27,000 एकड़ वक्फ की जमीन बहुत ही सस्ते में दे दी, लेकिन इसका कीमत 2 लाख करोड़ बताया, जिसमें इन्होंने डायरेक्ट नाम लिया रहमान खान, जफर शरीफ, तनवीर सैद, कमरुल इस्लाम, खनीज फातिमा, एन ए हैरिस, सीएम इब्राहिम और मल्लिका अर्जुन खड़गे तक का नाम लिया। टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने 1100 वक्फ लैंड एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया, जो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे। ऐसे ही YSR रेड्डी ने भी दरगाह हुसैन शाह की 1600 एकड़ वक्फ की जमीन को, जिसकी कीमत करीब 32,000 करोड़ थी, वो मल्टीनेशनल कंपनी को उठाकर दे दी। दिल्ली की जो जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद के पास जो वक्फ लैंड थी वहां पर जो दुकानें थी उसे 1500 से 2000 के रेंट पर दे दिया गया, लेकिन वहां का किराया कम से कम 15 से 20,000 रुपया कम से कम आना चाहिए। दिल्ली में बहुत सारी प्रॉपर्टी जिसे 1 रुपया से 11 रुपए महीने में रेंट पर यूज करने के लिए दे दिया गया। इसमें 85% हिंदुओं को रेंट पर दिया गया है। यूपी में बहुत सारे एलिगेशन मुख्तार अंसारी पर लगे कि इन्होंने वक्फ प्रॉपर्टी की जमीन पर एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बनाकर अपने बेटे को दे दिया, और अतीक अहमद के ऊपर भी इल्जाम लगा कि इन्होंने प्रयागराज में एक प्राइम लोकेशन की वक्फ प्रॉपर्टी जिसका मुतवल्ली जो अपना इलाज कराने के लिए कुछ टाइम के लिए बाहर गया था, उसी टाइम पर अतीक ने अपने वक्फ की प्रॉपर्टी पर अपने घर वालों के नाम करा लिया। वक्फ बोर्ड को लेकर के आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। जय हिंद दोस्तों।